हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसके बारे में कुछ डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। जैसे कि जो बेंचमार्क कॉर्पस है ये क्या होता है, इसके बारे में डाउट है कि बेंचमार्क कॉर्पस कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, क्योंकि जो पेंशन है उस बेंचमार्क कॉर्पस के आधार पर ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जिसका सर्विस 25 साल नहीं हुआ है, ठीक है, 25 साल से कम है लेकिन 10 साल से ज़्यादा है, तो उसका कैसे कैलकुलेट होगा। उसके अलावा अगर किसी ने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है तो उसके क्या नुकसान होंगे। ठीक है, अगर किसी का जो 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 एनपीएस में जब से अकाउंट खुला है तक किसी मिसिंग है, जैसे किसी महीने में उसका जमा नहीं हो पाया, तो उसका क्या होगा, उसका कैसे डील होगा। ठीक है, उसके अलावा जो रिटायरमेंट के समय मिलने वाले पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करें, जैसे कि जिसका 25 साल से कम है उसको कितना मिलेगा, 25 साल जिसका है उसको कितना मिलेगा, और जिसका 25 साल से ज़्यादा है, किसी का 30 साल सर्विस है, किसी का 35 साल है, उसका क्या मिलेगा। तो तीन अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे। उसके अलावा जो लमसम अमाउंट है वो कितना मिलेगा। लमसम अमाउंट का हालांकि कैलकुलेशन पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता दूंगा। उसके अलावा इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस, जो पूल कॉर्पस है, इंडिविजुअल कॉर्पस, जो कि दो तरह के कॉर्पस हैं यूपीएस में, तो उसमें जो पैसा होगा उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना ही आपको बताते हैं, वहीं से सारा आपका देख, जैसे ये कि आप देख सकते हैं गजट ही है, जो जो गवर्नमेंट ने गजट जारी किया है, तो उसी में कैलकुलेशन करने का तरीका भी बताया है, वहीं से सारे आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही देख सकते हैं कि जैसे कि एक चीज़ बताता हूँ, पूल कॉर्पस एंड जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसके बारे में एक तो बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। जैसे कि जो जो गवर्नमेंट है, जो भी यूपीएस के अंतर्गत जो अकाउंट खुलवाएंगे, या नए वाले या जो पुराने हैं, वो चूज कर लेते हैं ऑप्शन कि हम यूपीएस के अंतर्गत रहेंगे। तो क्या होगा कि उनका एक गवर्नमेंट एक पूल कॉर्पस क्रिएट करेगी और एक इंडिविजुअल कॉर्पस। तो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो इम्प्लॉई है उसका 10% जाएगा, कटेगा सैलरी से, बेसिक एनडीए का। उसी तरह से गवर्नमेंट भी 10% बेसिक एनडीए का जमा करेगी। ये इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया। उसी तरह से जो पूल कॉर्पस है, पूल कॉर्पस में केवल गवर्नमेंट अपने तरफ से 8.5% जमा करेगी, बेसिक एनडीए का, एम्प्लॉय का नहीं होगा। तो क्या होगा कि ये हर महीना जमा होगा। ठीक है ना, तो अगर किसी महीना मिस हो गया जमा होना तो उस केस में क्या होगा। और जो एनपीएस एम्प्लॉय शुरू से लगे हैं, जैसे कोई 2004 से लगा है, कोई 2005 से, कोई 2006 से, तो उस समय से एनपीएस थे, तो अगर किसी महीना में उनका एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो पाया तो उस केस में क्या होगा, उस सारे डिटेल में आपको बताएंगे। उसके अलावा जो बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है, तो बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है, तो जो आपका जो पेंशन के लिए गवर्नमेंट एक बेंचमार्क कॉर्पस क्रिएट करेगी, तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी आपका मंथ वाइज जमा होता, ठीक ना, मतलब कि पूल कॉर्पस में एंड आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस में, दोनों में हर महीना जमा होता जब तो शुरू से लास्ट तक, तो कितना पैसा इकट्ठा होता, तो जो टोटल पैसा इकट्ठा होगा वही आपका बेंचमार्क कॉर्पस रहेगा। और इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से अलग इसलिए हो जाता है कि किस कोई अगर बीच में पैसा निकाल लिया, पार्शियल विथड्रॉल कर लिया, तो लास्ट में जो इंडिविजुअल कॉर्पस रहेगा तो वो तो बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा ना। क्योंकि अगर मान लीजिएगा आपने हर महीना आपके अकाउंट में इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस दोनों मिला के मान लीजिए 15,000 जमा हो रहा होता, तो मान लीजिए आपने एक साल 12 महीना में, तो 15 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। तो 1,80,000 मान लीजिए आपने 30 साल सर्विस किया, तो उस तरह से लगभग उसमें 54 लाख पैसा जमा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1,80,000 × 30 करेंगे तो कितना आएगा, 54,000 आएगा ना। 1 लाख काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सैकड़ा हजार 10,000, 1,10,000 × 30 अगर करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 18 एक और जीरो आएगा, 18 54, तो सैकड़ा हजार 10,000, 4 जीरो, एक 5 जीरो आएगा, 3, 2, 5, और तो सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 54 लाख आ जाएगा। तो 54 लाख टोटल पैसा आपका जमा होता है, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस दोनों मिला के। तो दोनों का जो सम आएगा वही बेंचमार्क कॉर्पस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बीच में पैसा निकाल लिया तब तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम रह जाएगा, क्योंकि उतना जमा नहीं हो पाया, तो बेंचमार्क से कम हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर आपका किसी मंथ में मिसिंग है तब भी बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा वो आपको बताएंगे।
तो पहला जो एग्जाम्पल है कि इसमें है कि एक एम्प्लॉई है जिसका स्टार्टिंग मतलब लास्ट बेसिक पे 45,000 है, ठीक है ना। तो अब ये लास्ट बेसिक पे एक्चुअली 12 मंथ एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपर एनुएशन ऑफ एम्प्लॉई, यानी जो एम्प्लॉई है उसका जो लास्ट 12 मंथ का सर्विस है तो उसमें उसको कितना बेसिक पे मिल रहा था, तो उस 12 मंथ का बेसिक पे का एवरेज निकाल लिया जाएगा, वही आपका पी कहलाएगा, यानी लास्ट बेसिक पे एक तरह से, ठीक है ना। तो 45,000 अगर मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय का लास्ट 12 मंथ का एवरेज है, तो और उसने 25 साल सर्विस किया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बेंचमार्क 25 से ही रखा है, क्योंकि 25 मतलब एक 25 है, एक 25 से कम है, एक 25 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो 3 केस अलग अलग आपको बताएंगे। तो इसने 25 साल सर्विस किया है तो उसको महीना में कन्वर्ट करेंगे मंथ में, तो 300 हो जाएगा, 300 मंथ, ठीक है ना। तो जो 300 मंथ है उसको मान लेते हैं क्यू है, और जो आपका बेसिक पे है एवरेज लास्ट 12 मंथ का उसको पी मान लेते हैं। और एक और चीज़ है कि ये जो इम्प्लॉई है कि ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इम्प्लॉई हैव बीन क्रेडिटेड रेगुलरली एंड देयर इज नो मिसिंग क्रेडिट। तो इस इम्प्लॉई का हर महीना जमा हुआ है और कोई भी मिसिंग नहीं है, कोई किसी मंथ ऐसा नहीं है कि उसका पैसा जमा ना हुआ हो। तो और द इम्प्लॉई हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस इम्प्लॉई ने जो डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसने चूज कर लिया है। और द इम्प्लॉई डिड नॉट मेक एनी पार्शियल विथड्रॉल, इसने कोई पार्शियल विथड्रॉल भी नहीं किया है। तो इस केस में क्योंकि इसने कोई पार्शियल विथड्रॉल भी नहीं किया है, किसी मिसिंग भी नहीं है, तो इसका बेंचमार्क कॉर्पस एंड इंडिविजुअल कॉर्पस दोनों बराबर होगा। और इसने डिफॉल्ट पैटर्न चूज किया है, तो डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार हर मंथ आपका जब जमा हो रहा है तो वही आपका बेंचमार्क कॉर्पस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट करता अपनी तरफ से चूज कर लेता है कि नहीं हम डिफॉल्ट को नहीं चूज करेंगे, वो कोई दूसरा चूज करता है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि वो मार्केट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मार्केट पे डिपेंड करेगा तो उसका जो वैल्यू है बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऐसे में लगाती है जिसका रिस्क कम होता है, तो उस हिसाब से वो ठीक रहता है। लेकिन अगर आपने अपने हिसाब से कर लिया तो उसमें हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। अगर कम हो गया तो उस केस में आपका बेंचमार्क कॉर्पस से कम वैल्यू रहेगा, तो फिर जो जितना कम होगा उसको आपको खुद से जमा करना होगा। अगर जमा नहीं करेंगे तो आपका पेंशन कम बनेगा, ठीक है। अगर आपने खुद से इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो अमाउंट बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा रहेगा, तो जो ज़्यादा अमाउंट है वो गवर्नमेंट आपके खाते में डाल देगी, आपका सेविंग अकाउंट में, ठीक है। एक बात ये समझ गए, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय के बारे में आपने समझ लिया कि इसने कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, बेसिक पे 45,000 है, इसने 25 साल सर्विस किया है और इसने डिफॉल्ट पैटर्न को चूज किया है, और ठीक है इसका कोई मतलब हर महीना पैसा जमा हो रहा है, कि कोई मिसिंग भी नहीं है। तो इस केस में इसका फार्मूला दिया हुआ है, कि क्या है कि इसका मान लेते हैं कि पूरा 25 साल में इसका 50 लाख कॉर्पस जमा होता, इंडिविजुअल कॉर्पस। तो अब बेंचमार्क कॉर्पस भी इसका 50 लाख रहेगा, क्योंकि इसने कोई पार्शियल विथड्रॉल वगैरह नहीं किया और डिफॉल्ट पैटर्न को चूज किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला है पेंशन, लास्ट जो पेंशन मिलेगा P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC। तो P है लास्ट जो 12 मंथ का बेसिक पे था वो था, और Q है जो क्वालिफाइंग सर्विस इन मंथ में, तो यहाँ 300 आ जाएगा। और जो IC/BC, IC इंडिविजुअल कॉर्पस और BC बेंचमार्क कॉर्पस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फार्मूला में रखते हैं तो 45,000 लास्ट बेसिक हो गया, तो उतना डिवाइडेड बाई 2 इंटू 300, क्वालिफाइंग सर्विस भी 300 है मंथ में, बाई 300 इंटू 50,000, 50 लाख बाई 50 लाख, तो 300 कट जाएगा, 50 लाख भी कट जाएगा। तो यहाँ पर 22,500 प्लस एडमिसिबल डियरनेस रिलीफ। तो बहुत लोगों को डाउट था कि इस पर डियरनेस रिलीफ वो मिलेगा कि नहीं, जैसे अभी DA मिलता है तो रिटायरमेंट के पास डियरनेस रिलीफ मिलता है, तो वो मिलेगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। और अगर आपने कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, आपका हर महीना जमा हो रहा है और आपने डिफ़ॉल्ट पैटर्न को चूज किया है, तो और आपने का सर्विस 25 साल हो गया है, तो इस केस में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यानी DA का जो बेसिक का आधा प्लस DNS रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को डाउट है कि अगर उसने 25 साल से ज़्यादा सर्विस किया है तब क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दे दिया है कि अगर आपने 25 साल से ज़्यादा भी किया है तो आपको बेसिक में कैलकुलेशन में बेसिक तो ज़्यादा रहेगा, लास्ट ज़्यादा सर्विस करेंगे तो ओबियसली। लेकिन जो यहाँ पर जो फार्मूला में क्यू है क्वालिफाइंग सर्विस, वहाँ पर आपका मैक्सिमम 300 ही लिया जाएगा। अगर मान लेते हैं आपने 30 साल सर्विस किया तो 30 गुने 12 करेंगे तो 360 आ जाता है, तो 360/3 करेंगे तो इस हिसाब से आपका
360 बाई अगर 300 करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 0 तो कट गया, और 5 6 25 और 6 6 36, यानी 1.2, यानी 500/2 करेंगे तो 2250 आ जाएगा, 22,500, ठीक है ना। तो 22,500 गुने 1.2 गुने 1, तो ये करेंगे तो आपका ज़्यादा आ जाएगा, 22,500 से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आपको मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है 300 ही लिया जाएगा मंथ में, ठीक है ना। तो इसलिए आपका मैक्सिमम आधा ही मिल सकता है बेसिक का, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है ना। लेकिन एक और केस देखते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई है जिसका सर्विस 15 साल ही हुआ है, 15 साल मतलब 25 साल से कम है और 10 साल से ज़्यादा है, और इसने भी द एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है 1 3 एंड 5 जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है, 1 3 एंड 5 कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब उसने उसका भी बेसिक पे 45,000 है, और 3 मतलब उसका कोई मिसिंग नहीं है, और 5 मतलब उसने कोई पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है। और यहाँ जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है कि उसने है कि नहीं, और जो 25 साल उसका सर्विस नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो 2 एंड 4 को नहीं करता है। तो यहाँ पर ही इसका द एम्प्लॉय फुलफिल कंडीशन, एक मिनट, तो यहाँ पर ही ये वाला हो गया था ना, ये तो हो गया था, दूसरा केस देख रहे थे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर 30 लाख दिया हुआ है, ठीक है ना। इंडिविजुअल कॉर्पस 30 लाख है, और उसका बेंचमार्क कॉर्पस भी 30 लाख है। हालांकि उसने खुद से चूज किया था, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं रखा था, लेकिन फिर भी जिसमें भी इन्वेस्टमेंट किया था तो वो इंडिविजुअल कॉर्पस के बराबर मैच कर गया, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका मैच कर गया, 30 लाख है। तो इस केस में P/Q इंटू Q/300 इंटू IC/BC करेंगे तो यहाँ पर ही 45,000/2 कर दिए तो 22,500 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ही जो उसका सर्विस है, उसने सर्विस 15 साल ही किया था, तो 15 साल को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 180 मंथ आएगा। तो 180/300 कर देंगे इंटू 30 लाख बाई 30 लाख, तो 30 लाख 30 लाख तो कट जाएगा। तो यहाँ पर ही जो है तो 22,500 गुने आपका आ जाएगा 6×3 = 18 और 6×5 = 30, 3/5, 3/5 मतलब 0.6, ठीक है ना। तो 0.6 से 22,500 गुना करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13,500 आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 13,500 आ गया, क्यों? क्योंकि इसने कम सर्विस किया है, तो यहाँ 13,500 प्लस DNS रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक बात और है कि अगर आपका DNS लास्ट बेस मतलब कैलकुलेट करने के बाद पेंशन 10,000 से कम आ रहा है तो 10,000 से कम आपको नहीं मिलेगा, और ये बेसिक है उस पर DA भी मिलेगा ना। 10,000 से कम किसी भी हाल में आपका लास्ट बेसिक नहीं होगा, ठीक है ना। और कम आ रहा है तो उसको 10,000 कर दिया जाएगा। द एम्प्लॉय फुलफिल कंडीशन 1 3 एंड 5, द एम्प्लॉय है क्वालिफाइंग सर्विस, इसका 10 साल, नेक्स्ट केस है उसमें 10 साल ही है, और 1 3 एंड 5 को ये फुलफिल कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस इसका 25 लाख है, और इसका जो बेंचमार्क कॉर्पस भी 25 लाख था, ये तो दोनों मैच कर गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं P/Q इंटू Q/300 इंटू IC/BC करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिसाब से यहाँ कैलकुलेट किए तो 9,000 आ गया था, 9,000 आ गया था। लेकिन 10,000 से कम है तो इसको 10,000 प्लस DNS अलाउंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो 10,000 से कम चूंकि नहीं मिल सकता है तो यहाँ लिख सकते हैं विच विल बी रेज टू मिनिमम एश्योर्ड पे आउट ऑफ 10,000 प्लस एप्लीकेबल DNS रिलीज, यानी उसको 10,000 कम से कम मिलेगा, 9,000 भले आ रहे हो, लेकिन 10,000 प्लस DNS रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो अभी 53% चल रहा है, तो 10,000 का 53% करो मतलब 15-16 हज़ार के आसपास कम से कम तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर अगला केस, द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1 3 एंड 5, द एम्प्लॉय मेड पार्शियल विथड्रॉल, एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसने बीच में पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी बेसिक 45,000 ही था, और द 45,000 था, तो द एम्प्लॉय कॉर्पस ऑफ इंडिविजुअल एट रिटायरमेंट ही 22 लाख इसका है। लेकिन बेंचमार्क कॉर्पस 25 लाख, अगर उसने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया होता तो उसका इंडिविजुअल कॉर्पस में 25 लाख होता, तो बेंचमार्क कॉर्पस भी 25 लाख होता, लेकिन उसने 3 लाख निकाल लिया तो इसलिए इसका कम पड़ गया। तो अब इस केस में अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि P/2 45,000/2 हो जाए इंटू इसने सर्विस कितना किया है, इसने सर्विस किया 10 साल, तो 120/300 इंटू 22 लाख बाई 25,000, यहाँ पे 8,000 ही आ रहा है, 8,800, लेकिन फिर भी इसको 10,000 मिलेगा क्योंकि 10,000 से कम नहीं मिलेगा ना।
In this case, assured payout will be Rs 8,800 प्लस एप्लीकेबल रिले, लेकिन यहाँ पर 10,000 से कम नहीं मिल सकता है, इसलिए इसको 10,000 कर दिया जाएगा। ठीक है, एज फुल कॉर्पस हैज नॉट बीन डिपोजिटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस टू बी फुल कॉर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपने देख रहे थे कि 10,000 से कम नहीं मिल रहा था, लेकिन 10,000 से कम कब नहीं मिलेगा, जब आपने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है। अगर पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है और उसके बाद आपका 10,000 से कम आता है, ठीक है ना, तो 10,000 से कम आता है तो फिर आपको कम ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने पार्शियल विथड्रॉल नहीं किया है, उसके बाद भी आपका 10,000 से कम बेसिक आता है लास्ट वाला, मतलब कि पेंशन के लिए, तो आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि आपने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया है। तो ये बात आपने समझ लिया होगा कि पार्शियल विथड्रॉल करने का नुकसान क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे आपने देखना कि ये कम, तो 3 केस आपने समझ लिया। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4 ऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय हैव नॉट बीन क्रेडिटेड रेगुलरली। लेकिन एक बात ऊपर वाला बताता हूँ कि जैसे कि इसका जो कम पड़ रहा था, कितना अमाउंट पर कम पड़ा था, जो अमाउंट कम पड़ा था 3 लाख, तो अगर इसके पास एक ऑप्शन दिया जाएगा कि ये 3 लाख जमा कर दे, 3 लाख जमा कर दें, अगर 3 लाख जमा कर देगा तो यहाँ पर क्या होगा कि 25 लाख बाई 25 लाख, तो ये तो 1 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा तो 22,000, एक मिनट आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 22,500 हो जाएगा गुने 120 बाई 30 करेंगे तो 60 दूना 120 और 60 पचे 300, तो 2/5, मतलब कि 2/5 मतलब कि 0.4 इंटू, और अगर पैसा 3 लाख जमा कर देता है तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 आ जाएगा। तो अब गुना करते हैं तो कितना आएगा, 1, 2, 3, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो, फिर उसके बाद 4 पचे 20 को सोना, 4 दूना 8 और 2 10 और 4 दूना 8 1 9 9 आएगा। और यहाँ पर ही एक अंक के बाद 10 मोल होता है 9,000, तो 9,000 आ रहा है, भले 9,000 आएगा लेकिन इसको 10,000 मिलेगा, क्योंकि इसने पार्शियल विथड्रॉल किया भले हो, लेकिन इसने फिर डाल दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8,800 की जगह उसको 10,000 मिलेगा, यानी 1,200 पर मंथ का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जो अगला केस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1, 2, 3 एंड 4 एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय हैव नॉट बीन क्रेडिटेड रेगुलरली। तो इसका हर महीना क्रेडिट नहीं हुआ था, किसी मंथ में मिसिंग था। तो यहाँ पर इसका जो रिटायरमेंट का इंडिविजुअल कॉर्पस है वो कितना है, 45,000, लेकिन बेंचमार्क अगर रेगुलरली होता तो 50,000 होता, तो इसके इसलिए बेंचमार्क कॉर्पस 45,000 रहेगा, 50,000। लेकिन इंडिविजुअल कॉर्पस क्योंकि उसने हमेशा जमा नहीं किया, किसी मंथ में उसका मिसिंग था, तो इसलिए 45,000 था। यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसका 20,250 आएगा। ठीक है ना, तो 20,250 प्लस डीएनएस रिलीफ। लेकिन अगर इसके पास ऑप्शन है कि 45,000 भरे है, 5 लाख कम है, तो अगर वो चाहे तो जमा कर देगा, और जमा कर देगा तो उसके अनुसार कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट करने पर फायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे आपने केस देख लिया। उसके बाद 5वां जो केस है वो भी अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1 to 5, द एम्प्लॉय मेड पार्शियल विथड्रॉल, द वैल्यू ऑफ द which we benchmark corpus has not been reoccupied by the employee before retirement। और इसने पार्शियल विथड्रॉल कर लिया था, और जो जैसा कि एक ऑप्शन दिया जाता है, मैंने बताया कि अगर आप चाहें तो उसे जमा कर सकते हैं जितना कम पड़ रहा है बेंचमार्क कॉर्पस से, तो इसने जमा भी नहीं किया। तो यहाँ पर ही है कि यहाँ पर ही कैलकुलेट करते हैं। अब इसका सर्विस कितना है, इसका सर्विस है, एक मिनट इसका सर्विस कितना है, एक मिनट, P/Q इसका 25 साल सर्विस हुआ है, क्योंकि इसने सर्विस 1 to 5 4 को कर रहा है फुलफिल, तो इसका 25 साल सर्विस है। तो 45,000 बाई 2 इंटू 300 बाई 300 फिर 40 बाई 25 यहाँ पर ही कर लिए, तो इतना आ गया 18,000। ठीक है ना, आप ही एक और केस है तो इसको भी आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो अगला केस है उसको भी बता देता हूँ। एम्प्लॉय फुलफिल द कंडीशन 1, 2, 4 एंड 5, द एम्प्लॉय ऑप्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट चॉइस इन द इंडिविजुअल कॉर्पस। इसने खुद से, इसने बाय डिफॉल्ट वाला उसने नहीं किया, इसने इंडिविजुअल कॉर्पस में ऑप्ट किया कि हम अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करें, एंड द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस इज हायर देन बेंचमार्क कॉर्पस। और उसने अच्छा चूज कर लिया ऑप्शन, और चूज किया तो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिला, और जो बेंचमार्क कॉर्पस जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा उसको
इंडिविजुअल कॉर्पस में हो गया। तो उसका इंडिविजुअल कॉर्पस है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 55 लाख है, ठीक है ना। और जो बेंचमार्क कॉर्पस है उसमें 50 लाख है, ठीक है ना। तो अगर हम इंडिविजुअल कॉर्पस में खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है उसमें फ़ायदा भी हो, लेकिन हो सकता है नुकसान भी हो, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग हमारे हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वही चूज करेंगे। तो अगर आप खुद से ऑप्शन चूज करना चाहते हैं किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन एनपीएस में भी है हालांकि, ठीक है ना। लेकिन एनपीएस में भी मैक्सिमम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट ही वाला ही छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने खुद से चूज किया था, इसका 55 लाख हो गया, जो कि बेंचमार्क कॉर्पस से 5 लाख ज़्यादा है। तो यहाँ पर ही द वैल्यू ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस इज 50 लाख, ठीक है ना, 50 लाख। द बेंचमार्क कॉर्पस हैज़ बीन वर्कड आउट बेस्ड ऑन डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये जो 5 लाख इसका एक्स्ट्रा है उसके खुद के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ क्यू एक्सीड्स 300 इट विल बी टेकन एज 300। तो यहाँ इसने 25 साल ही सर्विस किया था, तो 45,000 बाई 200 इंटू 300 बाई 300 इंटू 50 लाख, जो 5 लाख एक्स्ट्रा था उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ भी 22,500 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके अकाउंट में ज़्यादा आएगा तो यह कैलकुलेशन में 55 लाख को यूज करेंगे, 55 लाख को यूज नहीं करेंगे, 50 ही करेंगे। एक्स्ट्रा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द केस द एम्प्लॉय विल गेट ए क्रेडिट ऑफ एक्सेसिव वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस भाई बेंचमार्क कॉर्पस। तो चूंकि उसका एक्सेस है तो उसको उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसका जो भी सैलरी अकाउंट है ना, उस अकाउंट में इसका पैसा को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि हर एग्जांपल से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। द एम्प्लॉय फुलफिल्स द कंडीशन 1, 2 एंड 3 एंड 4 द एम्प्लॉय ऑप्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट चॉइस। इसने खुद से इन्वेस्टमेंट चॉइस किया और जब इसने किया तो इसका कम हो गया। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में देखे थे उसका बढ़ गया था, लेकिन इसका कम हो गया। जो बेंचमार्क कॉर्पस है उससे भी कम हो गया इसका ना। तो इसका देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट 45,000। इसने भी हालांकि अपने खुद से चॉइस से चूज किया था, लेकिन इसका कम हो गया। ऊपर वाला बढ़ गया था, इसका कम हो गया। और यहाँ पर बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख होता। तो इस केस में क्या होगा, 45,000 बाई 2 इंटू 300 बाई 300, क्योंकि इसने 25 साल का यूज़ किया, और इंटू इंडिविजुअल कॉर्पस 45,000 बाई डिवाइडेड बाई बेंचमार्क कॉर्पस। तो यहाँ पे 20,250 आ गया, तो उतना प्लस डीएनएस रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक और चीज़ दिया हुआ, इफ द एम्प्लॉय पार्शियली री ऑक्यूपाई द इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस है उसको पार्शियली वो क्या करता है, रीकूप्स, जितना कम पड़ा था उसको फिर से वो डाल दिया, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट इज 45,000, ठीक ना। ठीक है। और उसका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो द एम्प्लॉय रिकूप्ड पार्सली बाय द इंडिविजुअल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस में से 2,50,000 फीस पैसे डाल दिया, ठीक है ना। तो मतलब उसका इंडिविजुअल कॉर्पस लास्ट में हो रहा था 45 लाख ही, ठीक है ना। हो सकता है उसने पार्सली विड्रॉल कर लिया होगा, या हो सकता है उसने खुद से इन्वेस्टमेंट किया अपने चॉइस के अनुसार, तो उसका कम हो गया होगा, किसी भी कारण से हुआ हो। तो उसका 45 लाख था, तो उसने क्या किया कि 2,50,000 उसने उसमें डाल दिया, 2 लाख उसने 50,000 डाल दिया, ठीक है ना। तो हो सकता है 5 लाख भी डाल सकता था, लेकिन उसने डाला 2,50,000 ही। तो डालने के बाद 47,50,000 हो गया, लेकिन इसका बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख था, ठीक है। तो इस केस में कैलकुलेट करेंगे तो P/2 यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका आ रहा है कि 21,375। 21,375 प्लस इसको डीएनएस रिलीफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है जो लमसम अमाउंट है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये भी आपको गजेट से ही बता देता हूँ। इसमें कैसे दिया हुआ है कि कोई एम्प्लॉई है उसका जो लास्ट वो किसी कारण रिटायरमेंट हो, या तो हो लमसम अमाउंट कैसे मिलेगा, या तो उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हो, या उसका सुपर एन्युएशन हो गया, ठीक है ना। रिटायरमेंट जो होता है 60 साल पूरे के पर वो लिया है, रिटायरमेंट हुआ, या खुद से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हो, या हो सकता है उसने 56J के अंतर्गत रिटायरमेंट हुआ हो। इन तीनों कारण से रिटायरमेंट हुआ हो, और लेकिन उसका बेसिक पे 45,000 था लास्ट 12 मंथ का एवरेज, और उस अभी प्रेजेंट में डीएनएस अलाउंस 53% चल रहा है, तो उसका डीए हो जाएगा 30,850 टोटल एक मंथ का उसका हो जाएगा। आप देख सकते हैं 68,850, ठीक है ना। बेसिक एंड डीए का सम हो जाएगा इतना 68,850। तो इस केस में जो लमसम अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/10, यानी जो भी बेसिक एंड डीए है उसका 10%, तो 1/10 इंटू 68,000
68,850 इंटू एल। एल है क्या है कि टोटल जो आपने सर्विस किया था कितने साल हुए हैं, तो अब जो साल है उसमें 6 मंथ वाले कितने रहेंगे, ठीक है ना। 6 मंथ, जैसे आपने 30 साल किया तो 6 मंथ करके उसमें 60 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर 26 साल किया तो 6 मंथ करके 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एल का दिया हुआ कि नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ फॉर द कंट्रीब्यूशन। अगर 6 मंथ करने के बाद कोई 3 महीना बच जाता है या 3 महीने से ज़्यादा है तो उसको एक 6 मंथ मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/10 इंटू 68,850 इंटू एल। एल वही हो गया नंबर ऑफ 6 मंथ कितने पीरियड हुए। तो अगर 25 साल है तो ये 50 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसने 25 साल किया होगा तो 1/10 इंटू 68,850 इंटू 25 साल किया है तो 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से 5 तक कट गया तो 68,850 गुने 5, 68,850 गुने 5। तो यहाँ पर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 25 आ गया, 5 चौट 40 2 42, 5 चौट 40 40 और 4 44, 5 छः 30 30 और 4 34। तो यहाँ पर देखते हैं सैकड़ा 1010 3,44,250 ही आ रहा है। और ये जो आ रहा है अभी जो अभी प्रेजेंट में रिटायरमेंट होंगे उनके अनुसार कैलकुलेट किया है, क्योंकि अभी जिसका सर्विस 25-30 साल बचा हुआ है, 30 साल कम से कम, तो उस समय तक 3 पे कमीशन आ चुका होगा। अभी 8 पे कमीशन आएगा, फिर 9th पे, फिर 10th पे। तो उस समय तक जो 45,000 बेसिक है अभी जो दिख रहा है आपको, तो उस समय तक कम से कम 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब भी बेसिक पे आता है तो पे कमीशन आता है तो जो बेसिक है कम से कम डबल तो हो ही जाता है। जैसे 7 पे कमीशन आया था उसमें आपका बेसिक हो गया था 2.57 गुना। जैसे मिनिमम बेसिक आपको पर लेवल 1 में 7,000 था तो उसको 2.57 गुना कर दिया गया था। फिर 8.5 से मल्टीप्लाई करने पर इतना हो गया था। तो मान लेते कम से कम 2 गुना भी होता है। तो अगर 8 पे कमीशन में जो 45,000 वो 90,000 हो जाएगा। फिर उसके प्रकाश 10th पे में 90 180 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 180 है तो 3,60,000 तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तो उस समय तक अगर आप जो 30 साल बाद रिटायरमेंट होगा तो उस समय के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप बताएंगे तो मैं उस समय के हिसाब से भी कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बताया हुआ है कि अगर किसी का 10% लास्ट बेसिक एंड डीए का 6,885 आ रहा है, तो अगर उसने 10 साल सर्विस किया है तो उसको मिलेगा 1,60,700। अगर 15 साल किया है तो 2,06,550। अगर उसी तरह 35 साल किया है तो 4,81,950। सभी अपने हिसाब से देख सकते हैं, 20 साल 30 साल 25 साल 30 साल सभी का दिया हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर अभी भी कोई डाउट रह गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।